नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं, जो कि आगे होने वाले रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे एनटीपीसी या तो रेलवे एसआई एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, आज बायोलॉजी का क्लास 1 वीडियो देखेंगे और इससे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास भी चल रहा है। फिजिक्स का टोटल 500 प्रश्न समाप्त हो चुका है और केमिस्ट्री का भी चल रहा है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी अभी चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग 500 क्वेश्चन सबका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का भी इसमें प्रश्न दिया हुआ है, उसका भी देख लेंगे। फिर आगे हम लोग इसी सीरीज को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बाकी बचा रहेगा सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट आपको ये साइंस का स्टडी यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे 2 चैप्टर आज पढ़ेंगे। एक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और एक पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, संरचना और कोशिका के कार्य से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन से ही आंसर दिमाग में आ जाएगा, कहाँ यही आंसर होगा। ठीक है, जैसे पहला है कि विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, अनुवांशिकी या तो जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ क्या पूछा? वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगरी मेंडल को। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कुछ आपको। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतान में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मेंडल ने जो अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था उसमें किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, अब बात आई है, अब जीव विज्ञान हम लोग शुरू किए हैं, है ना, यानी कि बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब अरस्तु से ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कन्फ्यूजन आपको करेगा सबको एक साथ बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे जीव विज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक पूछे तो भी अरस्तु होगा, राजनीति विज्ञान का पिता पूछे तो अरस्तु ही आंसर होगा। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। सिकंदर का गुरु था अरस्तु, अरस्तु का गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का गुरु था सुकरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों, फलों, फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। इस टाइप के प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, नहीं स्टेज 1 में यानी कि पीटी में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, तो इसलिए सभी को याद रखना है। जैसे सेरिकल्चर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एपीकल्चर, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है ना, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है, और एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इसे याद कर कैसे रखना है? देखिए, सेरी रेशम और एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन। तो देखिए, मधु क्या करते हैं हम लोग? पी सकते हैं। ठीक है, तो मधु को पीते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में रहेगा सेरिकल्चर भी, एपीकल्चर भी। तो मधु को पी सकते हैं यानी एपीकल्चर। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। मधु को हम लोग पी सकते हैं यानी एपी, है ना, पी, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और सेरिकल्चर, सेरी रेशम, रेशम कीट पालन का अध्ययन। और पीसी कल्चर है, ये मछली पालन का अध्ययन, है ना, मछली पालन का अध्ययन ये है पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन का अध्ययन, ये पीसी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है?
तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सबको यहाँ पर आपको एक साथ रिवीजन करवाते हैं। देखिए, तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, उसको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे कोशिका के बारे में आया, कोशिका से जो जो प्रश्न पूछा जाता है सबको रिवीजन करना है आपको। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आप देखिए, रॉबर्ट हुक जैसा 3 नाम है, तीनों को आपको याद रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे रॉबर्ट हुक हो गया, एक है रॉबर्ट ब्राउन है, एक है रॉबर्ट कोच है। तो देखिए, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, अब कोशिका में केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और टीबी यानी कि तपेदिक के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, फिर समझिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो वो है अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो वो है शुक्राणु। ठीक है, नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर में अंगूर की खेती किया जाता है ना। विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती से संबंधित है ये, अंगूर की खेती। और सब्जियों की खेती क्या कहलाता है? तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। और फूलों की खेती क्या कहलाता है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है, सब्जियों का खेती ओलेरी कल्चर, अंगूर का विटिकल्चर, फलों की खेती फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी यानी कि शिलालेखों का अध्ययन है ना। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, या तो हड्डियों का भी अध्ययन पूछे तो ऑस्टियोलॉजी। मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी, और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों महत्वपूर्ण याद रखना है। ये कंकालों का ऑस्टियोलॉजी, शिलालेखों का एपिग्राफी, मानचित्रों का कार्टोग्राफी, मानचित्रों का कार्टोग्राफी, सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको कई बार आपको बताए हैं, जब भी ये सेट प्रैक्टिस करवाते थे तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, पक्षी से रिलेट करवाते हैं, पक्षी उड़ता है ना, उड़ता है, तो इसको रिलेट करना उड़ता है। उड़ता है यानी ओर्नी है ना, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी क्या करता है? उड़ता है, तो ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी का ऑप्शन नंबर डी में है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी है ना, नाम से ही देखिए, ऑर्नी है ना, उड़ता है, ऑर्निथोलॉजी। तो ये पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हर्पेटोलॉजी मतलब क्या होता है? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑफ्थेल्मेलॉजी मतलब क्या होता है? ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब होता है क्या? आँखों का, आँख से रिलेटेड है ये है ना, आँखों का चिकित्सीय अध्ययन कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी है मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव के संस्कृति और विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी याद रखना है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन, ऑफ्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सीय अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन। तो ये तो अभी बताए थे, पक्षियों यानी पक्षी का उड़ता है, ऑर्निथोलॉजी है ना, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। कीटों का ये एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोकीटो यानी कीटों का अध्ययन कहलाता है। और हर्पेटोलॉजी मतलब क्या बताए थे अभी? हर्पेटोलॉजी यानी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन है ना, हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। सेरी रेशम है ना, ऐसे रिलेट करेंगे तुरंत आंसर पे ही दिमाग जाएगा तुरंत। सेरी रेशम। एपी मधुमक्खी, पी जाएंगे क्या? मधु है ना, एपी कल्चर पूछेगा तो मधुमक्खी पालन हो जाएगा। मछली पालन वाला क्या होता है? पीसी कल्चर है ना, पीसी कल्चर। पक्षी ओरनी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, लेकिन पक्षी पालन जो होता है वो एवी कल्चर कहलाता है। पक्षी पालन एवी कल्चर, ये पक्षी पालन हो गया। ठीक है, एवी कल्चर पक्षी पालन। नेक्स्ट है सेरी रेशम के कीड़ों का पालन अध्ययन, मधु पी है ना, एपी कल्चर मत्स्य पीसी कल्चर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है इथोलॉजी, है ना। इथोलॉजी जो है वो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है इथोलॉजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और रही बात इटियोलॉजी, इटियोलॉजी है क्या? रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र इटियोलॉजी कहलाता है। एंटो कीटों, एंटो क्या बताए थे? कीटों, एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन। और देखिए यहाँ पर है एक इथोलॉजी और एक यहाँ इथनोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए इथोलॉजी हो गया क्या? इथोलॉजी हो गया पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, इथोलॉजी। और इथनो में क्या हो गया? इथनो मानव, मिथनो मानव जाति विज्ञान, इथनो मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी का अध्ययन देश से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी यानी कि ये रक्त से संबंधित है, हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। और डेंड्रोलॉजी ये वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। और टिश्यू कल्चर मतलब कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन, टिश्यू कल्चर यानी कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी है जीव की आकृति, देखिए ना, मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, आकृति से संबंधित पहले ये ध्यान रखना है। मॉर्फोलॉजी यानी आकृति है ना, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है ना, मनुष्य का अध्ययन जो होता है एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान है ना, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा आर्कियोलॉजी कहलाता है। और इख्तियोलॉजी जो होता है में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी की बात करें तो एंड्रोलॉजी जो यहाँ दिया है पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? मानव जाति बोला तो ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आया जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान पूछे, चाहे जीव विज्ञान चाहे राजनीति विज्ञान, इस सभी का जनक कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या क्या पूछा कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते हैं तो जब ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन छांट के आप देखिए, आप पढ़े हैं, रेगुलर पढ़ते हैं तो ऑप्शन छांट के भी आसानी से टिक कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या है, एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यही आंसर होना चाहिए, यानी कि आप पढ़ते हैं, आप आंसर खुद से भी निकाल सकते हैं, जो चीज़ें नहीं भी पढ़ें उसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। इस तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं पढ़ें तो इसका आंसर नहीं बताएंगे। आप कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो जो आप नहीं भी पढ़ें वो भी आंसर सही करके आ जाइएगा, ठीक है। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता ये किस में आएगा? भ्रूण विज्ञान है ना, इसका करेक्ट आंसर है भ्रूण विज्ञान, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो गया था, ठीक है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी क्या होता है? शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यिकी का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यिकी का अध्ययन कहलाता है। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन इसमें होता है। किसमें? अनुवांशिकी में। अनुवांशिकी में अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। क्रमागत उन्नति मतलब क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। क्रमागत उन्नति यानी क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी।
फाइटोपैथोलॉजी मतलब पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो फाइटो है ना, सामना करते हैं या विरोध करते हैं, फाइटो है ना, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन ये एडाफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एडाफोलॉजी यानी कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी मतलब क्या होता है? पुरुष में बांझपन या तो यौन रोगों का अध्ययन है ना, एंड्रोलॉजी। इसी तरह क्या था? डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में क्या था? वो पौधे वो झाड़ियों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो एंड्रोलॉजी में क्या होता है? पुरुषों में बांझपन वो यौन रोगों का अध्ययन। ठीक है, एग्रोबायोलॉजी मतलब क्या होता है? यहाँ पर दिया हुआ एग्रोबायोलॉजी मतलब कृषि में पौधों का पोषण वो जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी मतलब एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। डेस्मोलॉजी यानी कि एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, तो वो एडाफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो देखिए, चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वह है एंड्रोलॉजी है ना, पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से एंड्रोलॉजी है वो। ठीक है, एंड्रोलॉजी यानी कि पुरुष में बांझपन वो यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। अच्छा, बायो इकोलॉजी में क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। बायो इकोलॉजी मतलब प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी यानी क्रेफिस का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिस का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिस का अध्ययन। डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। ठीक है, डेस्मोलॉजी यानी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। ठीक है, ये होता है किसके अंदर? डेस्मोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन था क्या? पुरुषों के विशिष्ट लक्षणों का, तो एंड्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन हेप्टोलॉजी है ना, यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है हेप्टोलॉजी। ठीक है, यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ही है। ठीक है, जोंडिस जो हेपेटाइटिस रोग होता है कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। ठीक है, विटामिन ए संग्रहित कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, तो ये और ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है कहाँ? तो यकृत में ही होता है। यकृत को ही जिगर या तो लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर का अध्ययन किया जाता है ना, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उन विकारों का अध्ययन किया जाता है। पित्त जो जमा भी होता है कहाँ? यकृत में होता है ना, पित्त निकलता है यकृत से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है और जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, अच्छा, हेल्कोलॉजी मतलब क्या होता है? हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है ना, हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरिएट्रिक्स मतलब बुजुर्गों के देखभाल का अध्ययन है ना, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन ये कहलाता है जेरिएट्रिक्स है ना, जेरिएट्रिक्स यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने
सिस्टेमा नेचुरे के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना है। सिस्टेमा जो नेचुरे, ये पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल लिनियस। और ये एक क्वेश्चन ये आएगा ना कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। ठीक है, तो ये वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। नोथोलॉजी मतलब धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। नोथोलॉजी मतलब धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटोमी, शरीर रचना और शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। सरोविज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी, नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उसका अध्ययन सरोविज्ञान कहलाता है यानी कि लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान ये जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका? जानवरों का अध्ययन है। और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है ना। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात है। नेक्स्ट है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है ना। एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है क्या? विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे है ना। एक्सो परे होता है, बाह्य जो होता है एक्सो होता है। ठीक है, जैसे कि बाह्य वायुमंडल जो होता है वो एक्सो होता है ना, एक्सो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह है कि पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंटो यानी कीटों, एंटो कीटों है ना, एंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी मतलब माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जीवाश्म विज्ञान यानी जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है वो पालिएंटोलॉजी है ना। पालिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, इसको हमेशा याद रहे। कैसे याद रखना है? साफ काम यानी साफ से हो क्या? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, साफ काम, काम से हो गया क्या? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, तो एक शब्द याद रखना है साफ काम, यानी दो क्वेश्चन आपको याद रहेगा बायोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साफ काम। जब भी पूछेगा ना कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपको साफ काम। या तो पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आ जाएगा दिमाग में क्या? साफ काम। यानी साफ काम यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, काम यानी कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मानव जैसी प्रजाति है ना का अध्ययन जो होता है, जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी कहलाता है ना, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, और प्राइमेटोलॉजी हो गया। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव के जैसे विकास, रीति रिवाज का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और क्या है? एथनोबोटनी है ना, यहाँ पर क्या? एथनोबोटनी। एथनोबोटनी में क्या? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव के विकास का अध्ययन, और ये क्या है? एम्पियोलॉजी। एम्पियोलॉजी नहीं होता है ये होता है जीवाश्मों का अध्ययन है ना। 24 का देखते हैं। और आर्कनोलॉजी मतलब मकड़ियों का अध्ययन जो होता है आर्कनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी। और साइनोलॉजी यानी कुत्तों का अध्ययन, साइनोलॉजी यानी कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है।
और एंटोमोलॉजी मतलब कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। और सर्पेंटोलॉजी मतलब सर्पों आदि का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सारोलॉजी यानी कि छिपकली का अध्ययन। नेक्स्ट है देश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो यह एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो ये क्या है, एथनोग्राफी। नेक्स्ट इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एथनोग्राफी यानी कि लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है या सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कि कल्चरल रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबोटनी मतलब क्या होता है? एथनोबोटनी में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों और लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन एथनोबोटनी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? एथनोग्राफी, जो कि लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जो प्राचीन काल के जानवर, हड्डी जो हो जाता है उसका, पौधों का अवशेष जो होता है वो सब का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेलियोंटोलॉजी है ना। पेलियोंटोलॉजी जो होता है ये जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन हो गया, और जो बाकी बचा है उसको भी देख सकते हैं, जैसे कि नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान है, यानी आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान क्या है? फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी यानी जड़ी बूटियों का अध्ययन। नेक्स्ट है जीवाश्मों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है ना। जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, यानी कि पालियोंटोलॉजी है ना। जीवाश्म विज्ञान यानी कि पालियोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, वो जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पालियोंटोलॉजी यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। पालियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल हिंदी से आसानी से पकड़ में आ रहा है। पादप विज्ञान में किसका? पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ओंकोलॉजी ये कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। और अस्थि सुशीरता जो है यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि, ऑस्टियो जब भी आएगा अस्थि से रिलेटेड रहेगा ना, यानी हड्डी से। अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह की बात कर रहे हैं तो एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्यापित इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है ना, पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से होता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज होता है। नेक्स्ट है इसमें दिया है कि वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रेनल फेल्योर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय
विफलता का मुख्य कारण है। ठीक है। अच्छा, वृक्क यानी कि किडनी, किडनी का इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होता है। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कवक विज्ञान का अध्ययन, कवक का अध्ययन होता है क्या? आपको याद करवाए थे, साफ काम यानी शैवाल का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, तो कवक विज्ञान में क्या होता है? कुकुरमुत्ता, है ना। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी में कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। ठीक है। कवक विज्ञान में कवकों यानी कि कुकुरमुत्ता, राय, जोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर, मधु, एपी यानी मधु, एपी यानी पीते क्या? मधु, है ना। तो एपी कल्चर में मधुमक्खियों का पालन होता है। सॉरी कल्चर में छिपकलियों का अध्ययन, इख्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है माइकोलॉजी यानी साफ काम, काम यानी कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है ओनेरियोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है, ओनेरियोलॉजी ये सपने का अध्ययन है ना, सपनों का अध्ययन। ये ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपनों का अध्ययन है। ठीक है, 34 का आंसर क्या हो गया था? 34 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी ये जहर का अध्ययन है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। और इसी तरह का आएगा, आपको कन्फ्यूजन कर सकता है टैक्सिको, है ना, टैक्सी, टैक्सी, है ना। तो यह टैक्सी, ये टॉक्सी, टॉक्सी मतलब जहर, है ना। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जहर का अध्ययन किया जाता है। और एक आएगा आपको टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टैक्सो में वर्गीकरण, और टॉक्सी रहेगा तो जहरीला वाला। ठीक है, टॉक्सी जहर, है ना, जहर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। देखिए आया टैक्सोनॉमी, मूल रूप से टैक्सो यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। और टॉक्सी वाला, टॉक्सी वाला क्या होगा? जहर से, है ना। टॉक्सिकोलॉजी हो गया, जहर से संबंधित है ये। नेक्स्ट है बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? देखिए, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, ये कहलाता है बायोसिस्टेमेटिक्स। ठीक है, एक बार फिर समझिए, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और साइटोलॉजी में क्या होता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है ना, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ये इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, है ना, इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या होता है? जानवर और पर्यावरण के बीच अध्ययन, है ना, वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इकोलॉजी हो गया ये पारिस्थितिकी का अध्ययन। और यहाँ है इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब क्या होता है? देखिए, इथोलॉजी में क्या होता है? इथोलॉजी में होता है आपका गैर मानव जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान है ये। नेक्स्ट है दूसरा चैप्टर है आपका कोशिका, है ना। कोशिका का सिद्धांत, संरचना या कार्य। तो कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के बारे में यहाँ क्वेश्चन आएगा, यानी एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश पराकेंद्रीय
प्राकेंद्रकीयों यानी कि प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। कौन सा कोशिकीय घटक जो कि अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली, ये अधिकांश में मौजूद नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, एक बार यहाँ समझिए, कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रोकैरियोट्स मौजूद नहीं होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतः प्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, तो कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसमें। देखिए, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है? 0.03% होता है। ठीक है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, 78%। हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और ब्रह्मांड में और सूर्य या तारा में सबसे पाया जाने तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ये एटीपी होता है ना। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा जो होता है एटीपी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा था कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? अब इसको आप पढ़ें। ठीक है, आप पढ़ें, अब आपको समझ में आएगा कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या तो सेंट्रोसोम को, या लाइसोसोम को। ठीक है, आप पढ़ें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, तो पढ़ा हुआ चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसको कन्फर्म कैसे याद टिक कर देना कि भूला हुआ चीज़ भी याद आ जाए। तो उसको कैसे याद करना है? देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या का इंग्लिश क्या होता है? सुसाइड। देखिए, सुसाइड में 200 आ रहा है ना। अब 200 देखिए किस में आ रहा है, मतलब लगातार जो होता है सुसाई है ना, सुसाई देखिए, सो है ना, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, सुसाइड, देखिए एक जैसा वॉइस पूरा आएगा। लाइसोसोम को देखिए, सुसाइड आत्महत्या की, सुसाइड, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का जो ऊर्जा गृह है या तो पावर हाउस कोशिका का किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, इसको यहाँ भी समझिए। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा
पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, ये सब कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? तो आप पढ़े होंगे कभी कभी प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की संरचना 70S पढ़े होंगे, 70S, ठीक है, 70S थोड़ा मोड़ा भी याद रखता है, तो अगर कंफर्म नहीं है तो आंसर टिक कर देते हैं। अब 70S देखते हैं, और किसका जोड़ के 70 और 80S है ना, दो होता है, एक 70S होता है और एक 80 होता है, 80S होता है, एक 70S होता है, ठीक है। तो 70 या तो 80S कहाँ पर है? 80S है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 30S, ठीक है। इसको यहाँ भी पढ़िए, देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और दो उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है, इसलिए प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट है प्राकेंद्रकी कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या है? झिल्ली बद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, है ना। दूसरा क्या? अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र में केंद्र काभ कहलाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख दिया गया है, दिए गए गलत कौन सा है? तो देखिए झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, ये गलत है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी सही है। प्रोकैरियोटिक जीव या तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनका कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, तो वो क्या है? बंद केंद्रक झिल्ली में नहीं पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 है ना किलो मोल ये ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 के मोल ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो जहरीले पदार्थ को खत्म कर देता है ये अंतःद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या? विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। यहाँ पर भी डिटेल से देखेंगे कि अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रक कोशिकाओं यानी कि यूकैरियोटिक, है ना, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्राणी के ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो चपटी कोशिकाएं होती है सल्की उपकला में, ठीक है। किस प्राणी ऊतक में? तो सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती है। यहाँ भी समझिए, सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। तो आंसर क्या हो गया था यहाँ? सल्की उपकला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। तो पहला क्या है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है,
तो ये सही है, ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। दूसरा क्या है, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुबिक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुबिक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। फिर चौथा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। क्यों, देखिए यहाँ पढ़िए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता बल्कि पायरूवेट का विघटन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है बल्कि पायरूवेट का विघटन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया था, कौन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का नहीं बल्कि किसका विघटन होता है, पायरूवेट, है ना, पायरूवेट का विघटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।